कहानी का नाम है नालायक। मामू मामू, अब मेरी बारी, मुझे झूला दे ना। 8 साला शहरी खुश होकर ऊंची आवाज़ में मिताल से कह रहा था, जो इसकी 5 साला बहन माया को इसके बाजुओं से पकड़कर गोल गोल घुमा रहा था। पिछले 2 घंटों से वो बच्चों के साथ बच्चा बना टेरिस पर खेल रहा था। इसने माया को एहतियात से टेरिस के दाएं जानिब रखे हुए झूले पर बिठाया और शहरी को बाजुओं से पकड़कर गोल गोल घुमाने लगा। माया और शहरी चीख चीख कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे कि टेरिस का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला। मिताल, तुम क्या मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हो? ऐसी चीखों पुकार मचा रहे हैं जैसे किसी जंगल में खड़े हों। इसी वजह से मैं यहाँ कम कम आती हूँ कि यहाँ आकर ये दोनों तुम्हारी दुम बन जाते हैं और अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। खुद तो तुमने सारी ज़िंदगी कोई ढंग का काम नहीं किया, अब मेरे बच्चों को भी अपनी राह पे लगा लेना। अलीना, मिताल की बड़ी बहन ने इसे बेनकस सुनाई। माँ को देखकर दोनों बच्चे सर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए। मिताल इसकी डांट के जवाब में सर खुजाकर रह गया। और तुम दोनों अभी चलो अंदर। इसने दोनों बच्चों को टेरेस के अंदरूनी दरवाजे की तरफ धकेला। बच्चे फ़ौरन अंदर भाग गए। तुम खुद तो रहे नालायक के नालायक, बराए करम अब मुझ पर रहम करो। अलीना ने बाकायदा हाथ जोड़े और मुड़ के चली गई। मिताल ने गहरी सांस भरकर सर झटका और झूले पर बैठ गया। भाई 1 मिनट, मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा प्लीज़, मेरी बाइक ख़राब है। मिताल ने चाय का आखिरी घूंट भरा और उजलत में अपना लैपटॉप बैग उठाकर अपने बड़े भाई इब्रार के पीछे हो लिया। अगर हमारी तरह दिल लगाकर पढ़ लिया होता तो आज तुम्हारे पास गाड़ी होती और तुम यूँ दूसरों से लिफ्ट ना मांग रहे होते। गाड़ी स्टार्ट करते हुए इब्रार ने इसे जली कटी सुनाई। मगर आप कोई दूसरे नहीं, मेरे भाई हैं। मिताल ने मुस्कुराकर इसके लहजे की तलखी को अपने अंदर उतार लिया। बस हमेशा बहन भाइयों के कंधों पर हाथ रखकर चलते रहना, खुद कुछ ना करना, नालायक कहीं का। बाकी का सारा रास्ता इब्रार ने नाक मुँह चढ़ाए रखा और मिताल इनके अंदाज और लहजे पर अफसोस करता रह गया, जिनके नज़दीक मादी चीज़ें ही सब कुछ थीं, रिश्ते कुछ भी नहीं। वो बहुत बुझे हुए दिल के साथ अपनी सीट पर बैठा था जब इसकी कोलीग कम दोस्त लैला ने इसे सलाम किया और अपना सामान अपनी टेबल पर रखने लगी। वालेकुम सलाम, इसने बड़े ढीले लहजे में जवाब दिया। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लैला के लहजे में फ़िक्रमंदी थी। हाँ, तबीयत तो ठीक है, मगर सुबह सुबह रूह ज़ख्मी करवा कर आया हूँ। इसने कुर्सी की पुश से टेक लगा ली। क्या मतलब? वो उलझी। बाइक ख़राब थी तो इब्रार भाई से लिफ्ट ली और सारे रास्ते नालायकी के ताने सुनता आया। इससे तो अच्छा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेता। इसके लहजे में महसूस की जाने वाली मायूसी आमेज़ परेशानी थी और लैला इसकी सच्ची दोस्त थी जो इसे परेशान नहीं देख सकती थी। चलो छोड़ो भी, मूड ठीक करो और ये प्रेजेंटेशन फ़ाइनल करो। अहमद साहब को 11:30 बजे तक फॉरवर्ड करनी है। लैला ने इसके साथ ज़बानी हमदर्दी करने के बजाय इसे काम में उलझा दिया। वो इन लोगों में से थी जो इस बात पर यकीन रखते थे कि अगर कोई किसी बात पर परेशान हो तो उसे इतना मसरूफ़ कर दो कि इसे वो बात सोचने का मौका ही ना मिले। इसकी यह हिकमत अमली कामयाब रही थी। 2 घंटे की मगजमारी के बाद वो दोनों फारिग हुए तो मिताल को याद भी न रहा कि वो सुबह कितना डिप्रेस था। यार, अच्छी सी कॉफ़ी पिलाओ, दिमाग हिल गया। इसको फ़ाइनल करते हुए इसने रिलैक्स से अंदाज में लैला को मुखातिब किया। क्या मामा, आज फिर चाइनीज़? कभी तो मेरी पसंद का भी ख्याल रखा करें। रात को मिताल को शदीद भूख लग रही थी। वो खाने की टेबल पर आया तो चाइनीज़ देखकर इसकी भूख उड़ गई। वो पाकिस्तानी खानों का शीदाई था और इनके घर में ये खाने कभी कभार ही बनते थे, वरना चाइनीज़ और थाई खानों के नाम पर न जाने कौन कौन से मलगूबे ही नज़र आते हैं। क्यों, तुम तो जैसे हर मामले में हमारी पसंद को मद्देनज़र रखते आए हो ना। चुप करके खाओ वरना बाहर से कुछ मंगवा लो। मामा के अंदाज पर वो गुस्से से उठकर चला गया। नालायक कहीं का, बाबा ने गुस्से से सर झटका। इब्रार आराम से यूं खाना खाने में मसरूफ़ था जैसे इसे कुछ सुनाई और दिखाई ना दिया हो। बहू, इसे खाना तो खा लेने देती। कभी कभी तो मुझे शक गुजरता है कि मिताल तुम लोगों की सौतेली औलाद है। दादी अपना परहेजी खाना सामने रखे हुए थी। उन्हें इसका यूं उठकर जाना बहुत बुरा लगा था, सो वो बोले बगैर ना रह सकी। पूरे घर में सिर्फ मिताल ही था जिसे इनकी बहुत परवाह थी। बाकी सब तो जैसे घड़ी की सुइयों के साथ भागते थे, किसी के पास दूसरे के लिए वक्त ही ना था। बस करें अम्मा, आपके लाडों की वजह से ही बिगड़ा है ये।
बहू सख्त लहजे में जवाब देकर खाने में मसरूफ़ हो गई। दादी अफसोस से सर हिलाकर खाना जहर मार करने लगी। मिताल का कसूर सिर्फ ये था कि वो बहुत ज़हीन व फ़तीन ख़ानदान में औसत दर्जे की जहानत लेके पैदा हुआ था। इसके ख़ानदान में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ब्यूरोक्रेट्स की बहुतात थी। हत्ता कि एक दो रिसर्च साइंटिस्ट भी थे। अल्लाह ने इसके ददियाल और ननियाल में जहानत के आला शाहकार पैदा किए थे। खुद इसके अपने बहन भाई भी बहुत लाइक फ़ाइक थे। इसकी सबसे बड़ी बहन अलीना केमिस्ट्री में PhD गोल्ड मेडलिस्ट थी और एक इंटरनेशनल इदारे में बतौर रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रही थी। इससे छोटा इब्रार CA करने के बाद चार्टेड अकाउंटेंसी में तरक्की की राह पर गामजन था, लेकिन वह सबसे छोटा था और अपने बहन भाइयों की तरह ज़हीन व फ़तीन नहीं था। ना ही इसे साइंस वगैरह में कोई दिलचस्पी थी। खींच तांग कर मैट्रिक साइंस के साथ किया और FSC में लगातार फेल होने और घर वालों के जूते खाने के बाद FA किया। इसके बाद BA, फिर MA इंग्लिश करके कंप्यूटर के हवाले से कई छोटे बड़े कोर्सेज़ किए। आजकल वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट के PA की हैसियत से काम कर रहा था। इसकी लैंग्वेज स्किल्स हैरत अंगेज़ तौर पे बहुत अच्छी थी। इसके बाबा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे। इतने इज़्ज़तदार और अहदों वाले ख़ानदान में किसी फ़र्द का PA की जॉब किसी गाली से कम न थी। लिहाजा वो अपने पूरे ख़ानदान में नालायक मशहूर था। इसका कोई कज़न इसके साथ ताल्लुक़ रखने को तैयार नहीं था। पहले वो ख़ुद इनमें ज़बरदस्ती घुस जाता था, मगर इनका रवैया देख कर वो इन सब से जैसे कट कर रह गया था। बहन भाई तो एक तरफ, इसके तो माँ बाप भी इसके साथ सचेलों जैसा सलूक करते थे। कोई मिलने आता तो बाबा बड़े फ़ख्र से अपने बड़े 2 बेटों का तारुफ़ करवाते और इसका नाम तक लेना भूल जाते। अगर सामने वाले को याद होता कि मिताल भी इनका बेटा और वो इसके बारे में पूछ लेता तो बाबा इस नालायक की तो बात ही रहने दें कह के मौजू बदल देते। माँ, जिसे अपने सारे बच्चे जान से प्यारे होते हैं, वो भी हर मौके पर इसकी औकात याद दिलाना नहीं भूलती थी। सारे ख़ानदान में ले दे के एक दादी ही थी जो हमेशा इसकी ढाल और सहारा बन रही। इसलिए इन पर इल्ज़ाम आता था कि मिताल को उन्होंने ही बिगाड़ा है। हालांकि अगर दादी का वजूद ना होता तो वह ना जाने किन रास्तों का मुसाफिर बन जाता। इसके घर वाले ये बात मानने को तैयार ही ना थे कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है और हर एक का नसीब भी, और किसी ऐसी चीज़ के लिए किसी इंसान को मातूब ठहराना जिस पर इसका कोई इख्तियार ही ना हो, सरासर जुल्म था। और वो सब मिलकर इस पर मुसलसल ये जुल्म ढा रहे थे। मिताल भला अपने बहन भाई जितना तालीम याफ्ता और कामयाब नहीं था और ना ही इनके जितना कमाता था, मगर इसके अंदर हर किसी के लिए एहसास था। वो सबकी मदद करने को तैयार रहता था। दादी को कब डॉक्टर के पास लेकर जाना, कब दवाई देनी है, इनकी कौन सी दवाई ख़त्म है, कौन सी दवाई लानी है, इन सब बातों का ध्यान सिर्फ वही रखता था। घर के माली से लेकर ऑफिस के चपरासी तक हर कोई अपने मसाइल बेधड़क इससे शेयर करता और वह हस्ब तौफीक इनके मसाइल हल करता। इसकी ये खूबियाँ भी घर वालों का दिल जलाती कि ये हमेशा अपने से कम हैसियत लोगों से दोस्ती करता है, जिससे इनके स्टेटस पे हर्फ आता है, और वह इन सब के साथ एक घर में रहने के बावजूद इन जैसा नहीं था। इसे बच्चों से बहुत प्यार था। अलीना आती तो वो इसके बच्चों के साथ बच्चा बन जाता, उन्हें खूब इंजॉय करवाता। बच्चे भी अपने इस मामू से बहुत प्यार करते थे, मगर इसका ये प्यार भी सब घर वालों की आंखों में खटकता था। खुसूसन अलीना तो कोई मुरव्वत रखे बगैर अपने बच्चों को इसके साय से भी बचाती थी, मगर बच्चों को थोड़ा सा मौका भी मिलता तो वो मामू के पास जा घुसते और अलीना का पारा हाई हो जाता। मिताल घर से निकलकर बाइक बेमकसद इधर उधर दौड़ा रहा था। अभी तक वो भूखा था। आज न जाने इसे अपनी माँ की बातों से ज़्यादा तकलीफ़ क्यों पहुँची थी। वो बोझल ज़हन के साथ बाइक चला रहा था जब इसका सेल फ़ोन बजने लगा। इसने बाइक साइड पर रोक ली। लैला की कॉल थी। हेलो। इसने फ़ोन कान से लगाया। कहाँ हो भाई? अम्मी ने बिरयानी और कोफ्ते बनाए हैं, अगर मूड हो तो आ जाओ, मिलकर एंजॉय करते हैं। दादी के बाद एक लैला ही थी जो इसकी कैफियत और एहसासात को समझती थी, और जब कभी वो डिप्रेस होता वो हाथ पकड़ उसको इस फेज से निकाल लेती थी। ओके, मैं आता हूँ। आधे घंटे बाद वो तीनों मिलकर डिनर एंजॉय कर रहे थे। शुक्रिया आंटी, इतना शानदार डिनर करवाने पर। मिताल ने लैला की अम्मी को मुखातिब किया। अच्छा जनाब, और मेरा शुक्रिया? फ़ोन तो मैंने किया था ना? लैला ने मसनूई घूरी डाली।
तुम्हारे साथ तो हिसाब किताब चलता रहता है। वो मुस्कुराया। लैला को अपना ये दोस्त बहुत अजीज़ था। अगर इसकी सपोर्ट ना होती तो इन माँ बेटी के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता। इसके अब्बू की बीमारी के दौरान इसने जिस तरह इनकी मदद की थी, और अब तक जैसे इनका सहारा बना हुआ था। कोई खूनी रिश्तेदार भी होता तो शायद ऐसा ना कर पाता। लैला के अम्मी अब्बू अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, और बाकी रिश्तेदारों के पास इतना वक्त और एहसास नहीं था कि इसके अब्बू की बीमारी के दौरान इन माँ बेटी की कोई मदद कर सकते। लैला ऑफिस, घर और अस्पताल के दरमियान घनचक्कर बन जाती। ऐसे में हर मौके पर मिताल इसके साथ होता। वो अक्सर रात को अस्पताल में रुक जाता। जहाँ इनको कोई मुश्किल पेश आती वो इनकी ढाल बन जाता। लैला की अम्मी को भी ये पुरखलूस जवान बहुत पसंद था। वो अक्सर कहा करती कि इनका सगा बेटा भी शायद इतना ना कर सकता जितना इसने लैला के अब्बू के लिए किया था। लैला इसके हालात से वाकिफ़ थी, सो जब भी वो डिस्टर्ब होता तो जहाँ तक मुमकिन होता वो इसको इस सूरत हाल से निकाल लेती। आज भी लैला ने दादी की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए फ़ोन किया था, तो उन्होंने इसे सारा वाक़या बताया। सो लैला ने इसे डिनर की दावत देकर इसका मूड बहाल कर दिया। दादी को लैला बहुत पसंद थी। वो इसे मिताल की सबसे अच्छी दोस्त के हवाले से जानती थी, बल्कि वो तो बहुत आगे तक की सोचे बैठी थी। इनके ख़्याल में लैला ही थी जो इनके मिताल को खुश रख सकती थी। सो वो चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो जाए, मगर अभी यह ख़्याल सिर्फ इनके दिल में ही था। बेटा, मैं इसकी शादी करने का सोच रही हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। आज मिताल लैला की अम्मी से मिलने आया था। जब उन्होंने इससे बात की, इनकी बात सुनकर इसके सीने पर जैसे बहुत भारी बोझ आन गिरा था। वो और लैला जुदा हो सकते हैं, ये तो इसने कभी सोचा ही नहीं था। लैला गौर से इसके चेहरे को देख रही थी, जिस पर बेचैनी के तासरात बहुत वाज़ेह थे। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी कि इसकी पसंदीदगी एक तरफा नहीं थी। घुनना मेसना कभी जो हवा लगने दियो कि इसके दिल में क्या है। लैला ने दांत पीस कर दिल ही दिल में बोली, अम्मी आप भी ना किससे कह रही हैं, ये काम इसके बस का नहीं है। क्यों मिताल? लैला ने इसकी हालत से हिज़ उठाया। वह ज़रूरी काम का बहाना करके निकलता चला गया। लैला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वीकेंड के बाद ऑफिस आने पर सलाम के बाद पहली बात यही सवाल था। लैला से दूरी के ख्याल ने इसे सारी रात सोने नहीं दिया। वो इतने डायरेक्ट सवाल पे गड़बड़ा सी गई। इसे जवाब समझ में नहीं आ रहा था, तो वो खामोशी से इसे देखे गई। इसकी खामोशी पर मिताल के चेहरे पर बहुत तंज़िया मुस्कुराहट उभरी थी। शादी और तुम जैसे नालायक से? यही सोच रही हो ना तुम? इसका लहजा हद से ज़्यादा तंज़िया था। लैला ने नासमझी से भवें उचकाईं। मिताल के चेहरे पे फैले तासरात को देखकर इसने ऊद कर आने वाली अपनी फितरी झिझक पर 1 मिनट के अंदर काबू पा लिया और इसके सामने जा खड़ी हुई। ये किसने कहा? इसने गुस्से से सवाल किया। सब कहते हैं। वो पलटकर अपनी कुर्सी पे जा बैठा। इसने अपने ऊपर काबू पाकर खुद को लैला का इनकार सुनने के लिए तैयार कर लिया था। मगर मैं इन सब में शामिल नहीं हूँ, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वो इसकी टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर इसको घूरने लगी। अच्छा? मिताल ने अच्छा को खींचकर गोया लैला की बात का मजाक उड़ाया। इसे अपना सवाल गौर कर दिया जाना बहुत महसूस हुआ था। तो फिर मेरे सवाल का जवाब तो दो, चाहे इनकार ही करो, मगर बोलो तो सही। मिताल ने इसकी आंखों में आंखें डाली। लहजे में अभी भी तंज था। तुमने ये सवाल ऐसे पूछा है जैसे कह रहे हो आइसक्रीम खाओगी या कॉफ़ी पियोगी। बंदा किसी ढंग से बात करता है। आते ही पत्थर की तरह सवाल फेंक दिया। मुझसे शादी करोगी? आखिर में लैला ने इसकी नकल उतारते हुए कहा। सवाल समझने की मोहलत तक नहीं दी। दिल तो मेरा यही चाह रहा है तुम्हारे इस अंदाज पर मैं सचमुच इनकार कर दूं, मगर करूंगी नहीं। मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी, समझे? वो टेबल पर हाथ मारकर उठ खड़ी हुई और मिताल इसकी इतनी लंबी बात के आखिर में किए जाने वाले इकरार को सुनकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। ओ रियली? इसने भांचे फैलाई तो लैला ने मस्खिया खेज सूरत बनाकर पलकें झपकने लगी। मिताल ने शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो सिर्फ दादी को खुशी हुई, बाकी सब पर तो जैसे बम फटा था। शादी? कौन तुमसे अपनी बेटी की शादी करेगा? हमारे सर्कल में तो तुम्हारी शादी हो नहीं सकती। इब्रार ने संगदिली की इंतहा कर दी। आजकल इसकी शादी की बात एक ब्यूरोक्रेट प्लस सनतकार घराने में चल रही थी। मिताल इस बात से लाइलिम था। इब्रार को लगा जैसे वो इसका मुकाबला कर रहा है, इसलिए भड़क उठा। मामा बाबा इसकी बात पे यूं खामोश थे जैसे इब्रार की बातों से 100% मुत्तफिक हों। अच्छा है बाबर, दोनों बेटों की शादी इकट्ठी कर दो, दादी ने अपने बेटे को मुखातिब किया।
मगर इसके लिए लड़की कहाँ से आएगी? मामा ने लब खोले। लड़की मैंने पसंद कर ली है, आप लोग फिक्र मत करें, मिताल ने चाय के कप को देखते हुए कहा। इसकी बात पे चाय का सिप भरते बाबा और इब्रार को बड़े ज़ोर का उच्छू लगा। हमेशा की तरह तुमने यहाँ भी हमें लेट डाउन करने का मंसूबा ही बनाया होगा। यकीनन किसी गरीब गुरबा के ख़ानदान से ही रिश्ता जोड़ने चले होगे तुम। बाबा को गुस्सा आ गया। बाबा प्लीज़, ज़िंदगी मैंने गुजारनी है तो तुमने गुजारनी है तो जाओ कर लो शादी, हमें बताने की क्या ज़रूरत है? आपके मामा ने इसकी बात मुकम्मल ना होने दी। एक बात और कान खोल कर सुन लो, हम किसी गली महल्ले में हरगिज़ नहीं जाएंगे। मामा ने नखोद से नाक चढ़ाई। अब तुम लोग ज़्यादती कर रहे हो, बच्चे की खुशी ख़राब मत करो। मैं मिली हूँ लैला से, बहुत अच्छी बच्ची है और अच्छे पढ़े लिखे महज़ब लोग हैं। दादी ने मदाखलत की। ओह, तो यहाँ भी इसे आपकी शय हासिल है। मामा ने दादी की तरफ तंज उछाला। बस देखते हैं, अभी लड़की वालों से मिल लेते हैं, फिर देखते हैं। बाबा ने हाथ उठा के बात ख़त्म की। अच्छा है इस निकम्मे ने अपने लिए खुद ही लड़की पसंद कर ली, वरना ना जाने हमें कहाँ कहाँ जलील होना पड़ता। सबके उठ जाने के बाद बाबा ने मामा की तरफ इत्मीनान से देखा। मगर एक बात ज़हन में रखिएगा, मिताल और इब्रार की शादी एक साथ नहीं होगी। मामा ने फ़ैसला सुनाया और बाबा ने सर हिलाकर इसकी तायीद की। इब्रार की शादी बहुत धूमधाम से हुई। इसकी शादी से फारिग होकर मामा बाबा ने लैला के घर जाने का इरादा किया। डिफेंस से उठकर एक मिडिल क्लास सोसाइटी तक जाना मामा बाबा के लिए बहुत सब्र आजमा था। दोनों लैला की माँ से बड़े करोफर से मिले। अगरचे आपकी बेटी और हमारे बेटे ने मिलकर खुद ही सब कुछ तय कर लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ सिर्फ दुनिया दिखावे को आए हैं। मामा ने लैला की अम्मी से तजलील आमेज़ लहजे में बात की। बहू, दादी ने तंबीही अंदाज में पुकारा तो वो मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। बेटा, लैला को बुलाओ। दादी ने लैला की अम्मी को बाहर भेजा। तुम दोनों यहाँ तक आ ही गए हो तो ढंग से बात करो, दूसरों की भी इज्जत होती है, दादी ने कड़े लहजे में कहा। मामा ने लैला के हाथ में हल्की सी अंगूठी पहनाकर बात पक्की की। शादी की तारीख 6 माह बाद की रखी गई। मामा बाबा को वैसे भी इसकी शादी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। सब कुछ दादी ने अपने ज़ेरे निगरानी करवाया। इब्रार जितनी ना सही, मगर दादी ने मिताल की शादी खासी धूमधाम से करवाई। लैला, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा और आसाइशात नहीं दे सकूँगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और हर तरह के हालात में अपनी पूरी सपोर्ट के साथ तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। शादी की रात इसने लैला का हाथ थाम कर कहा, मैं जानती हूँ आपके पास एहसास की दौलत है और आप कभी मुझे मायूस नहीं करेंगे। जानते हैं, मोहब्बत का दावा हर शौहर करता है, मगर अपनी बीवी का एहसास करने वाले शौहर बहुत कम होते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि आपका शुमार एहसास करने वाले शौहरों में होता है। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी, लैला ने दिल की गहराई से कहा। हो सकता है कि तुम्हें मेरे घर वालों का इसकी बात अधूरी रह गई। मैं जानती हूँ और कि यहाँ मुझे किस तरह रहना है, ये भी मुझे मालूम है। आप परेशान मत हो। लैला ने इसके खदशों को हवा में उड़ा दिया। ये तुम मुझे आप क्यों कह रही हो? मिताल को ख्याल आया तो इसको टोक गया। क्योंकि ये आपका हक़ है कि मैं आपकी इज़्ज़त करूं, इसलिए। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हो जाएगा, वो मुस्कुराई। अच्छा जी, मिताल ने शरारत से कहा। हाँ जी, लैला ने इसी के अंदाज में जवाब दिया तो दोनों की हंसी एक साथ गूंज उठी। चंद ही दिनों में लैला को इस घर में अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया था, मगर वो परेशान नहीं थी, क्योंकि मिताल और सबसे बढ़ के दादी इसके साथ थीं। वो इसकी रहनुमाई करती और इसका हौसला बढ़ाती रहती थी। इब्रार की बीवी ससुराल में कम ही रहती थी, मगर जब कभी वो यहाँ आती थी लैला से अच्छे तरीके से बात करती थी। बहुत अमीर होने के बावजूद वो खासी सुलझी हुई थी। बाबा इसे इस वक्त मुखातिब करते जब उन्हें चाय या कॉफ़ी की तलब होती और सामने कोई नौकर ना होता। बीबी, ये मिडिल क्लास वाली हरकतें छोड़ दो अब। ये काम करने के लिए हमारे घर में नौकर मौजूद हैं। मामा इसकी किसी भी खिदमत के बदले में सड़ा हुआ अंदाज इख्तियार कर लेती। दादी अलबत्ता इसे बहुत खुश थी। दादी के वो सारे काम जो पहले मिताल की जिम्मेदारी थी, अब लैला करती थी। वो दिन का ज़्यादातर हिस्सा दादी के साथ गुजारती थी। घर में करने को कुछ ख़ास नहीं होता था। वो बुरी तरह बोर हो गई कि इसे फारिग रहने की आदत नहीं थी। सो दादी के मशवरे पर इसने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। दोनों साथ जाते और साथ वापस आते थे। दोनों एक दूसरे की संग बहुत खुश थे। अलीना अपने इदारे की तरफ से फैमिली समेत 5 साल के लिए लंदन जा रही थी। ये अलग बात थी कि इसका वापस आने का कोई इरादा नहीं था। अगले हफ्ते इनकी फ़्लाइट थी। आज इस सिलसिले में दावत थी
और अलीना की पूरी फैमिली यहाँ मौजूद थी। लैला सुबह से नौकरों के साथ मिलकर इंतज़ामात कर रही थी। खाने की टेबल पे अलीना के शौहर नजम ने लैला की बनाई हुई किसी डिश की बेसाख्ता तारीफ़ की तो इसके चेहरे पर रोशनी सी फैल गई कि इतने दिनों में पहली बार इसके काम को सराहा गया था। अलीना से इसकी ये खुशी बर्दाश्त न हो सकी। खाना अच्छा नहीं बनाएगी तो और क्या करेगी? इसकी परवरिश ही ऐसी है। शादी करो, बच्चे पैदा करो, मज़े मज़े के खाने बनाओ और बूढ़े होकर मर जाओ। सोने पे सुहागा। दोनों मियाँ बीवी की सोच कुएं के मेंढकों जैसी है। वो सब की मौजूदगी में इसको अच्छा खासा सुना गई। खिफत के मारे लैला का रंग उड़ गया। आपा, आप ज़्यादती कर रही हैं। मुताल से रहा न गया। इसमें गलत क्या है? अपने जैसे नालायकों की फ़ौज ही तैयार करोगे ना तुम दोनों। अलीना ने हद कर दी। अलीना, दादी ने गुस्से से पुकारा। कुछ भी था, मगर सब दादी का लिहाज करते थे। नजम ने अलीना को घूरा तो वह हूँ कह के खामोश हो गई। मिताल ने गुस्से से चम्मच प्लेट में फेंका और वहाँ से निकलता चला गया। लैला फ़ौरन इसके पीछे गई। तुम लोग इसे जीने क्यों नहीं देते? इसे खुद देख के तुम सबको क्या बेचैनी शुरू हो जाती है? दादी ने सबको एक साथ लताड़ा जो इत्मीनान से खाना खा रहे थे। नजम और दादी दोनों खाना छोड़ चुके थे। लैला भागकर इसके सामने जा खड़ी हुई। हटो तुम भी सामने से। वैसे साइड पर धकेल कर आगे बढ़ गया। मिताल, मेरी बात सुने। इसने दोबारा इसका रास्ता रोक लिया। क्या बात है? तुम भी मुझे इन लोगों की तरह नालायक समझती हो जो डॉक्टर या इंजीनियर ना बन सका, जिसे ज़रा अकल नहीं है और जो बिल्कुल बेकार है। वो गुस्से में हवास खो रहा था। मैं ऐसा क्यों कहूँगी? वो इसकी बात सुने बगैर साइड से निकलता चला गया। रात को वो देर से घर आया। लैला इसके इंतज़ार में जाग रही थी। वो काफ़ी देर तक रोती रही। सो इसका चेहरा सुता हुआ था। मिताल ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली। कुछ खाने को मिलेगा? वो बेड के किनारे टिक कर पैरों को जूतों की कैद से आज़ाद करने लगा। लैला खामोशी से उठ के किचन में चली गई और खाने की ट्रे मेज़ पर रख दी। तुमने खाना खाया? मिताल ने वाला मुंह तक ले जाकर रुक गया और इससे पूछने लगा। लैला ने नफ़ी में सर हिला दिया। इधर आओ मेरे पास। इसने सोफ़े पर अपने बाएं जानिब जगह बनाई। वो इसके बराबर में बैठ गई। चलो खाना खाओ। वो बेदिली से लुक़मे लेने लगी। बर्तन वगैरह समेट के वो 2 कप चाय बना के ले आई। आई एम सॉरी लैला, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। इसने लैला के कंधों पे बाजू रख कर इसे खुद से करीब किया। एक बात बताएं, मैं आपको ऐसा क्यों समझूंगी जैसा सब आपको कहते हैं? आप मेरे सर का साया हैं, मेरा मान और सबसे बढ़कर मेरी मोहब्बत है। आप मेरे लिए बहुत मोहतरम और अहम हैं। आप ख़ुद को क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं? आप बहुत प्यारे, बहुत केयरिंग हैं। आपके बहन भाई बहुत लाइक सही, लेकिन सब के सब बेहिस्से हैं। इन सब में सिर्फ आप हैं जिन्हें दूसरों के एहसासात की परवाह होती है, जो दूसरों को इंसान समझता है, जो दूसरों के गम और खुशी में शरीक होता है। आप इन सब से बढ़कर हैं। इतने दिनों में वो इतना तज़िया तो कर ही चुकी थी। आप जानते हैं, एहसास इस दुनिया की महंगी तरीन चीज़ों में से एक है और ये हर किसी के पास नहीं होता। आप खुशकिस्मत हैं कि इस नफ्सा नफसी के दौर में आपके पास एहसास जैसी दौलत है। इसने अपनी बात मुकम्मल करके मिताल के उतरे हुए चेहरे को देखा। लैला, बेहिस रिश्ते बहुत अजियत देते हैं और मैं 28 सालों से ये अजियत बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसका लहजा बहुत टूटा हुआ था। ज़िंदगी की खूबसूरती रिश्तों से है और ये रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब हम अपनों की गलतियों और तल्ख़ रवैयों को नज़रअंदाज कर दें। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लैला ने मिताल का हौसला बढ़ाया। अलीना के लंदन जाने के 2 माह बाद इब्रार ने भी रुख्ते सफ़र बांधा। वो अपनी बीवी के साथ हमेशा के लिए अमेरिका सेटल होने जा रहा था। इसे भी पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा था। मामा बाबा दोनों के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, मगर वो खामोश रहे। जानते थे कुछ कहना ला हासिल होगा। इनके आशियाने के 2 पंछियों ने उड़ना सीख लिया था, सो वो इनसे दूर अपना अलग आशियाना बसाने जा रहे थे। मिताल, मिताल, मामा की घबराई हुई चीखनुमा आवाज़ पे मिताल और लैला घबराकर कमरे से बाहर आए। तुम्हारे बाबा, जल्दी आओ। अधूरी बात करके वो पलट गई। मिताल भागकर इनके कमरे में आया। बाबा वॉशरूम में गिरे हुए थे। वो उन्हें उठाकर अस्पताल भागा। इनका बीपी शूट करने की वजह से इन पर फालिज का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से इनकी राइट साइड मुतासिर हुई है। एमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने बताया और मुख्तलिफ टेस्ट लिख दिए। जब तक बाबा अस्पताल में रहे, मिताल इनकी पट्टी से लगा रहा और इनके बहन भाई को इत्तला की गई तो सब ने एक एक कॉल करके अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। जब मामा ने इब्रार और अलीना से आने का कहा तो दोनों ने अपनी मजबूरियां गिनवा कर माजरत कर ली। बाबा घर आ गए थे
मगर इनकी राइट साइड बुरी तरह मुतासिर हुई थी। वो खुद खाने पीने और चलने फिरने से माजूर हो गए थे। ऐसे में मिताल इनका साया बन गया। सुबह वो जल्दी उठता, बाबा को फ्रेश करके चेंज करवाता, फिर अपने हाथों से इनको नाश्ता करवाता। इसके बाद ऑफिस जाता और वापस आकर फिर बाबा के साथ लगा रहता। लैला भी मामा की ढारस बंधाने के साथ साथ बाबा का पूरा ख्याल रखती थी। दादी की जिम्मेदारी तो वैसे ही इसके सर थी। मिताल, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे बाबा की देखभाल के लिए एक कुल वक्ती मुलाजिम रख लूँ। रात को मिताल जब अपने कमरे में जाने लगा तो मामा ने इसे रोका। क्यों मामा, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? वो मुड़ा। नहीं, तुम भी थक जाते हो इसलिए। वो पस्त लहजे में गोया हुई। नहीं मामा, वो मेरे बाबा हैं, मैं हरगिज़ नहीं थकता। इनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। आप परेशान ना हो, मैं सब मैनेज कर लूँगा। मेरे ऑफिस जाने के बाद अख्तर इनकी देखभाल कर लेता है, बस काफ़ी है। इसने माँ को यकीन दिलाया, जो हल्की सी शर्मिंदगी के तासुरात चेहरे पर सजाए वापस कमरे में चली गई। ज़िंदगी बिल्कुल एक दरख्त की तरह है। रिश्ते इस दरख्त की जड़ें और मालो दौलत इसका फल है। दरख्त फल के बगैर हरा भरा रह सकता है, लेकिन जड़ों के बगैर सूख जाता है। बाबा भी जड़ों से महरूम दरख्त की तरह सूख ही जाते, अगर जो मिताल की सूरत में इनकी एक जड़ इनके साथ जुड़ी न रहती। बाबा को बीमार हुए 1 साल हो गया था, मगर इनके बड़े दोनों बच्चों के पास इतना वक्त नहीं था कि वो बीमार बाप से मिलने आ जाते। इस 1 साल में मिताल ने बाबा की इतनी खिदमत की कि उन्हें अपने इस बेटे पे फ़ख्र होने लगा था। बड़ा बेटा पैसे भेजकर अपना फ़र्ज़ अदा कर देता था। हालांकि रुपए पैसे की यहाँ भी कमी नहीं थी। ऐसे में एक मिताल ही था जिसने हर तरह से बाबा को सहारा दिया था। वो उन्हें व्हील चेयर पर घुमाने ले जाता, इनके साथ घंटों बातें करता, उन्हें अखबारात पढ़कर सुनाता। इसकी इतनी तवज्जो से बाबा बोलने और ख़ुद बैठने के काबिल हो गए थे। बाबा, सूप पी लें। मिताल ने सूप से भरा चम्मच इनके मुंह के सामने किया। बाबा की आंखों में नमी चमकने लगी। पिछले 1 साल में मिताल के सामने ऐसा पहली बार हुआ था, सो इसका परेशान होना फितरी था। बाबा, आर यू ऑल राइट? बाबा, अब ठीक है ना? वो सूप का प्याला रख कर इनके हाथ सहलाने लगा। बाबा ने सर हिलाकर अपने ठीक होने की तस्दीक की। मैं इतने सालों तक तुमसे सौतेलों जैसा सलूक करता रहा, मगर वक्त पड़ने पर तुमने मेरी खिदमत को अपना ईमान बनाया। वो जिन्हें मैं अपने सर आंखों पर बिठाता था, इनके पास इतना वक्त भी नहीं कि वो मुझसे मिलने आ जाएं। इनका लहजा यासियत से पुर था। बाबा, आप जानते तो हैं बाहर की ज़िंदगी की मुश्किलात और तकाज़ों को। चलें, आज मैं स्काइप पर आपकी इनसे बात करा दूँगा। और रही बात आपकी खिदमत करने की, तो मुझ नालायक के पास वक्त ही वक्त है। अगर मैंने ये आपको दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसके अंदाज़ पर बाबा तड़प उठे। नहीं मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। उन्होंने अपना बायां हाथ इसके गाल पर रखा। बाबा प्लीज़। मिताल ने इनका हाथ अपने हाथों में दबा लिया। बाबा ने हाथ छुड़ाकर इसका सर अपने सीने से लगा लिया और मिताल को लगा जैसे वह तपते हुए सहरा से नखलिस्तान में आ गया हो। ये बात 100% दुरुस्त है कि बुरा वक्त एक शफ़ाफ आईने की मानंद होता है, जो बहुत से चेहरों की असलियत ज़ाहिर कर देता है। मैं हमेशा इस भूल का शिकार रहा कि असल कामयाबी ज़्यादा रुपए कमाना है। मैं गलत था, बिल्कुल गलत। अब मुझ पर यह हकीकत खुली है कि जो इंसान अपने रिश्तों को मादी चीज़ों के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत देता है, वही हकीकी मायनों में कामयाब है। अब मुझे एहसास हुआ है कि रिश्ते चाहे खून के भी हों, अगर इनमें एहसास ना हो तो अपनी औलाद भी अजनबी हो जाती है। मेरी औलादों में से फ़कत तुम ही हो जिसमें एहसास है, जो दूसरों की तकलीफ़ महसूस करने की सलाहियत रखता है, जो माँ बाप की बेइतनाई के बावजूद इन पर जान देता है। बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। मिताल ने इनको तसल्ली देकर सूप पिलाया और इनको आराम करने का कहकर कमरे से बाहर चला गया। और बाबा कमरे के बंद दरवाजे को देखकर सोच रहे थे, अगर इनका ये बेटा नालायक ना होता तो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।